सामंत का क्या काम था, ये जो इलाका है यहाँ से टैक्स लेगा, टैक्स लेके राजा के पास भेजेगा। इस इलाके में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो समझौता या न्याय का भी कौन करेगा, सामंत। राजा की कभी लड़ाई हो जाती है तो सेना लेके भी कौन जाएंगे, तो सामंत खूब सारे काम करता था। लेकिन अब तो पहले जब सामंत खूब सारे काम करता था, राजा किस पे डिपेंड करता था, सामंत। तो पहले यह था कि मान लो सामंत को उस इलाके से 1000 रुपए टैक्स मिला, कितना मिला, 1000 रुपए। तो उसने, राजा ने कहा भाई मेरे पास भी एक टैक्स, तो उसने टैक्स भेज दिया 600 रुपए, 400 रुपए रख लिए, कितने रख लिए। तो राजा ने पूछा भाई 400 किस बात कर रखे, तो उसने कहा भाई 100 रुपए तो मेरा खर्चा, 300 युद्ध में खर्च हो गए, क्योंकि राजा की तरफ से लड़ने के कौन जाते थे, सामंत, तो 300 युद्ध में खर्च हो गए। ठीक है भाई, अब अंग्रेज आ गए, अब युद्ध की जिम्मेदारी किसकी, अंग्रेजों। अब राजा ने कहा 900 भेज, कितने भेज, 900। अब सामंत के पास में रुपए बचेंगे कम, कम बचेंगे उसके पास खर्चे, उसके पास थोड़ी इनकम क्या हो जाएगी, कम। तो उसने फिर अपनी तरफ से कोई टैक्स वगैरह लगाने शुरू कर दिए। ये भी जनता का क्या हुआ, अपने आप में शोषण। पहले जो उसकी इनकम थी वो इनकम क्या होने लगी थी, कम, क्योंकि पहले वो कई अलग अलग जैसे युद्ध का टैक्स लेता था, लेकिन अब वो युद्ध का टैक्स उसका समाप्त हो गया था। पहले राजा किस पे डिपेंड होता था, सामंत। तो सामंतों को कई अधिकार मिलते थे कि साहब फलाने सामंत को ये, मतलब इवन अपने आगे हम पढ़ेंगे तब ये भी था कि साहब ये सामंत दरबार में आएगा तो राजा इसके स्वागत में खड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने युद्ध जितवाया है ना। ये सामंत आएगा तो इस सामंत के स्वागत में ये चीजें की जाएगी। लेकिन अब वो कोई भी अधिकार जो थे वो उनके पास में नहीं। पहले ये था यही सामंत सेनापति बनेगा, तो सेनापति होता है उसका डेकोरम अलग ही होता है, मैं जितवा के लाता हूं आपको, हमेशा इस सामंत को ये रोल दिया जाता है, इसको ये रोल दिया जाता है। लेकिन अब वो सारे के सारे क्या हो गए, अब उनका एक ही काम था, अपने ठिकाने में बैठे रहो, टैक्स लेके चुपचाप राजा के पास में भेज दो। सामंत अपनी अपनी सेना रखते थे, क्या अब उनको सेना रखने की आवश्यकता है नहीं, ये तो उनकी सेनाएं क्या कर दी गई, भंग। और जब सेनाएं भंग होगी तो वो सैनिक, तो वो 57 की क्रांति में ज्यादातर तो वही है जो बेरोजगार सैनिक है, ज्यादातर वही हथियार ले लेके आए थे, उनका यार हमारी नौकरी खा गए, हम मारेंगे इनको। इकोनॉमी में बेसिकली 3 सेक्टर होते हैं। अब तो होता है आपका, एक तो होता है एग्रीकल्चर, एक होता है ट्रेड, और एक होता है सर्विस। तब सर्विस सेक्टर होता ही नहीं था, नौकरियां तो थी नहीं। तो तब के 3 ये अपने कि एक तो एग्रीकल्चर, एक होता था आपका इंडस्ट्री, और एक होता था ट्रेड। आजकल इंडस्ट्री ट्रेड को हमने एक कर लिया है ना, और सर्विस तीसरा कर लेते हैं। उस समय आप मान लो एक तो है कृषि, एक है उद्योग, और एक है व्यापार वाणिज्य। इन तीनों पर अंग्रेजों के आने के बाद प्रभाव पड़ा है। क्या पड़ा है, तो राजा अंग्रेजों को रुपए देते हैं सुरक्षा के बदले में, और रुपए कम होते थे ज्यादा ज्यादा, तो राजा ने क्या बढ़ाने शुरू कर दिए, कर। तो टैक्स ज्यादातर खेती पे होता था राजस्थान में, तो किस पे लगेगा, तो किसानों पर क्या बढ़ने लग गया, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू बढ़ा तो किसान क्या हो गए, नाराज। दूसरा कौन बचा, उद्योग। अंग्रेजों के आने के बाद में अंग्रेजों का माल ज्यादा, तो अंग्रेजों का भाई हमारा माल खरीदो, तो अंग्रेजों का माल क्या आने लग गया, ज्यादा। अच्छा, अंग्रेजों का माल, एक कारण ये भी कि मान लो इसे भारत में सबसे अच्छी इंडस्ट्री थी कपड़ा, क्या थी, टेक्सटाइल है ना, टेक्सटाइल बड़ी मजबूत इंडस्ट्री थी अपनी, कपड़ा इंडस्ट्री। अब कपड़ा किससे बनता है, कपास। अब अंग्रेजों की कंपनी बहुत मजबूत कंपनी थी, बहुत पैसे वाली कंपनी थी। वो किसी किसान के पास गई और जाके कहा भाई तू ये कपास जो तेरे होती है किस भाव से बेचता है, तो उसने मान लो कह दिया कि मैं तो इसको 500 रुपए क्विंटल में बेचता हूँ। तो तेरे कितने क्विंटल होती है, तो मान लो मेरे 10 क्विंटल होती है, तो कितने रुपए होते हैं तेरे, तो उसने कहा मेरे 5000 रुपए होते हैं, तो 5100 पकड़ हमें दे दे। तो रॉ मटेरियल पूरा का पूरा कौन ले गए, अंग्रेज। तो अपने देश में रॉ मटेरियल क्या हो गया, समाप्त। जब अपने देश में रॉ मटेरियल समाप्त हो जाएगा, तो अब मान लो थोड़ा बहुत जो बचेगा उसको खरीद के हमारे यहाँ के लोग कपड़ा बनाएंगे, तो सस्ता होगा कि महंगा, तो एक तो अपना कपड़ा क्या हो गया, महंगा। अंग्रेज बल्क में बनाएंगे तो उन वाला क्या हो जाएगा, सस्ता। तो अंग्रेजी माल सस्ता और हमारा माल महंगा, तो हमारा माल बिकेगा कम, अंग्रेजों का बिकेगा ज्यादा। अब जब किसी का बिकेगा ही नहीं तो फैक्ट्री बंद ही होगी, जब फैक्ट्री बंद होगी तो मजदूर बेरोजगार। दूसरा, अंग्रेजों की क्रांति हो गई थी औद्योगिक क्रांति, कौन सी हो गई थी, कुल औद्योगिक क्रांति का मतलब वहां मशीनें बन गई। क्या बन गई थी, मशीन। अपने कपड़ा कैसे सिला जाए, हाथों से, वहां पे कैसे था, मशीनों से। मशीनों वाला कपड़ा अच्छा होगा, हाथ वाला ज्यादा फाइन होगा, ज्यादा बन सकेगा उसके अंदर। तो अब लोगों को लगता है कि यार ये ज्यादा अच्छा भी मशीन वाला है, सस्ता भी मशीन वाला है, तो फिर वो अपने वाला क्यों खरीदेंगे, वो किससे खरीदेंगे, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का माल इतना ज्यादा आ गया था कि हमारे उद्योग धंधे क्या हो गए थे, बंद। ऐसा हमारे जो मजदूर थे वो क्या हो गए थे, बेरोजगार। तो अब वो किधर जाएंगे, वो खेती की तरफ गए। किधर गए भाई, होता क्या, हम 4 भाई हैं, 2 भाई करते हैं खेती, 2 भाई करते हैं फैक्ट्री में काम। ये था, अब फैक्ट्री बंद हो गई तो 2 भाई भी कहां पर रहेंगे, खेती में। तो अब खेत छोटा पड़ जाएगा, अब एक अनार 100 बीमार, और खेत छोटे होंगे तब एक तो उनके इनकम क्या होने लग जाएगी, कम, और उपज जो होगी वो होने लग जाएगी कम। खेत जब बड़ा होता है तो किसान के पास में रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, किसान उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकता है, उसमें खाद बीज का प्रयोग कर सकता है, दूसरी चीजों का प्रयोग हो सकता है। लेकिन अब वो दूसरी चीजें, बड़ा किसान होता है तो कहता है कुआं खुदवा लूं, छोटा किसान होता है उसको लगता है इतने रुपए नहीं है, कुआं कहां से खुदवा लेंगे। अपनी चीज होती है, एक तो खेती, एक उद्योग, और तीसरा कौन सा, व्यापार।
अच्छा, व्यापार वाणिज्य में तो और जोरदार हुआ। पहले भारत का ज्यादातर व्यापार वाणिज्य हुआ करता था लैंड रूट, है ना। और लैंड रूट से आप कहीं से भी जाओगे तो राजस्थान बीच में आएगा भारत के। भाई भारत में किधर किधर व्यापार हो सकता है। भारत व्यापार कर सकता है अफगानिस्तान के साथ, भारत व्यापार कर सकता है पाकिस्तान के साथ, भारत व्यापार कर सकता है ईरान के साथ, यही तो अपना नजदीक देश, सब में राजस्थान क्रॉस होगा। आप कलकत्ता से जाओगे तो राजस्थान क्रॉस करोगे, दिल्ली से जाओगे तो राजस्थान क्रॉस करोगे, बॉम्बे से जाओगे तो राजस्थान क्रॉस करोगे। बिना राजस्थान क्रॉस के रास्ते नहीं थे। सारे के सारे अपने रास्ते किसके अंदर से होके जाते थे। इसलिए ना राजस्थान में इतने किले हैं। ये राजस्थान में ज्यादा किले हैं ना, उसका कारण ये है कि जितने ट्रेड रूट थे उन ट्रेड रूट पे क्या बनाए गए, किले, ताकि सुरक्षा सिक्योरिटी। भाई कई बार मैं कहता ही हूँ कई बार कि बड़ी सोचने वाली बात है। जैसलमेर का किला 1155 में बना। कब बना। बीकानेर का किला 1488 में बीकानेर की स्थापना हो गई थी। मतलब जैसलमेर तो मान लो आज से 900 साल पहले, बीकानेर मान लो आज के 500 साल पहले, ये तो मानो बड़े बड़े किले। यही लगभग जोधपुर वाला इसी टाइम के आसपास 500 के आसपास। तो पश्चिमी राजस्थान में तीन बड़ी जगह मान लो, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। जोधपुर बीकानेर 500 साल पहले और जैसलमेर आपका 900 साल पहले। तो रुपए कहां से लाए इतने बड़े किले बनाने के लिए राजा। तो अपने कहते हैं भाई टैक्स लिए थे किस चीज पे, कि किसानों से। किसानों से तो खेती तो अब भी नहीं होती वहां। और जैसलमेर में तो आदमी नहीं है, वर्ग किलोमीटर में 17 आदमी आज रहते हैं। तो किससे ले रहे थे वो टैक्स, क्योंकि उद्योग से लिया हुआ था। उद्योग तो पूरे राजस्थान में नहीं है। फिर तीसरा किसे लेगा, तो व्यापार किसे था, व्यापार। क्योंकि जैसलमेर का राजा ये जानता है कि भारत में कहीं से भी, दिल्ली से, बॉम्बे से, कहीं से भी यदि किसी को सिंध जाना है, कहां पे जाना है, सिंध में एक बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र था, कराची। कौन सा था भाई, आप देख लो। सिंधी, सिंधी लोग होते हैं, सिंधी क्या करते हैं, सारे व्यापार करते हैं। तो ये सारे सिंध से आए तभी तो सिंधी है। तो अब भारत में आके कर रहे हैं, पहले तो ये लोग कहां करते थे, सिंधी। तो इनका तो मुख्य काम ही क्या था, व्यापार। अब व्यापार का रास्ता जैसलमेर होके जाएगा। अब इससे क्या होगा, अब मान लो मैं मान लो एक दिल्ली में रहता हूं, मैं एक सेठ हूं, दिल्ली का सेठ हूं, और मैंने मेरा सामान भेजना है, कहां भेजना है, कराची। तो यहां पे जैसलमेर के राजा ने कहा भाई तुम यदि इधर से इधर सामान भेजोगे तो मैं यहां टैक्स लूंगा। किस बात का, तो मैं तुम्हें सिक्योरिटी दे दूंगा। क्या दे दूंगा। और उस समय व्यापारियों को सिक्योरिटी बहुत जरूरी हुआ करती थी। तो उनका ठीक है भाई, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, तुम हमें क्या दे दो, हम तुम्हें टैक्स दे देंगे, तुम हमें क्या दे दो, सिक्योरिटी। अच्छा, ये तो राजा की बात होगी। अब मान लो जैसलमेर में भी एक सेठ जी बैठे हैं। उन सेठ जी ने कहा दिल्ली वाले सेठ को कि यार तू इतनी दूर जाएगा, इससे अच्छा तू मेरे तक पहुंचा दे, मैं आगे पहुंचा दूंगा। इधर वाले का तू मेरे तक दे दे, मैं आगे दे दूंगा। तो बीच में तेरे क्या चाहिए, कमीशन। ठीक है यार, इतना लंबा नहीं पड़ेगा, मैं आप तक भेजूंगा और आप वहां तक भेज देंगे, ये भी ठीक रहेगा। अब ये जो जैसलमेर में सेठ जी बैठे हैं, इनको सामान यहां से यहां भेजना है, यहां से यहां भेजना है। तो सामान भेजने के लिए लोग तो चाहिए। तो जो जैसलमेर में ऊंट गाड़ी वाला था, उसको सेठ जी ने कहा तू सामान बेच गया। ऊंट गाड़ी वाले की कमाई, सेठ जी के भी कमाई, राजा के भी कमाई, पूरा इकोसिस्टम है, पूरा पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर लिया। ये का ये भी बीकानेर साइड के, तो मेरे को व्यापारिक मार्ग याद है कि मान लो अफगानिस्तान से किसी को भारत में आना है, तो पूरा रूट था उनका कि अफगानिस्तान से वो आते पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है मुल्तान, है ना, मुल्तान। मुल्तान से पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है बहावलपुर। कौन सी है, ज्योग्राफी वाले सर ने। बहावलपुर से आते वो अपने गंगानगर में एक जगह पड़ती है अनूपगढ़। अनूपगढ़ से फिर आगे बीकानेर में एक जगह पड़ती है महाजन। महाजन से बीकानेर में पड़ता है लूणकरणसर। लूणकरणसर बीकानेर में पड़ता है गारबदेसर। गारबदेसर से बाद में चूरू, चूरू से लाडनू, लाडनू से डीडमणा, डीडमणा से सांबर, सांबर से नरेना, नरेना से फागी, फागी से देवली, देवली से बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा से शाहबाद, शाहबाद से ग्वालियर, ग्वालियर से झांसी। मध्य प्रदेश घुस गए, अफगानिस्तान से मध्य प्रदेश। अच्छा, किसी को मध्य प्रदेश की तरफ नहीं जाना, उसको तो दिल्ली जाना है, वहां से वो रूट सेम लेता। अफगानिस्तान से मुल्तान, मुल्तान से बहावलपुर, बहावलपुर से अनूपगढ़, अनूपगढ़ से महाजन, वहां से लूणकरणसर, लूणकरणसर से गारबदेसर, गारबदेसर से वो आता चूरू, चूरू से जाता हिसार, हिसार से दिल्ली। रूट चेंज हो गया। अच्छा, कोई कहता मेरे को तो इधर नहीं जाना, मेरे को तो इधर से इधर पाकिस्तान की तरफ निकलना है, इधर वापस वो का वो रूट लेता। अफगानिस्तान से मुल्तान, मुल्तान से बहावलपुर, बहावलपुर से अनूपगढ़, अनूपगढ़ से महाजन, महाजन से बाद में आता वो लूणकरणसर, लूणकरणसर से आता गारबदेसर, अब सीधे आते बीकानेर, बीकानेर से हो जाते फलोदी, फलोदी से जाते जैसलमेर, जैसलमेर से पाकिस्तान। सारे के सारे रूट बीकानेर के अंदर से है। इसलिए हर अच्छा, इधर पंजाब की तरफ किसी को निकलना, बीकानेर, बीकानेर से फिर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से आगे बठिंडा, बठिंडा से आगे पंजाब, उधर वाले रूट से घुस जाते हैं। इसलिए हर पंजाबी गाने में बीकानेर है।
आप कोई पुराने गाना उठा के देखिए, उसके अंदर भी, जबकि हिसाब से, आज के हिसाब से देखो तो गंगानगर हनुमानगढ़ आने चाहिए। क्या आने चाहिए भाई, बाउंड्री पे क्या लगते हैं, पर तब गंगानगर हनुमानगढ़ को बीकानेर ही बोलते थे, क्योंकि तब राजा का स्टेट तो कौन सा था, बीका। इसलिए आप कोई पंजाबी गाना सुनिए कि फुलकारी मंगाई में बीकानेर तो, चुन्नी मंगाई में बीकानेर तो, नगनी मंगाई में बीकानेर, नगनी अफीम को बोलते हैं, ये अफगानिस्तान वाली अफीम का रूट भी यही था। और ये रूट आज दिन तक भी लोगों के कैसे दिमाग में, आज भी पंजाब के लोग इलाज करवाने के लिए बीकानेर आते हैं। वो एक पूरी ट्रेन ही चलती है, कैंसर ट्रेन, कि उधर से बीकानेर में हॉस्पिटल है, पीबीएम सरकारी अस्पताल है। क्या वैसे अस्पताल पंजाब में नहीं है? है। क्या उससे अच्छे अस्पताल पंजाब में नहीं है? है। क्या वो चंडीगढ़ और दिल्ली में अच्छे अस्पताल नहीं? पर लोगों का रूट है, 1000 साल तक दिमाग से बात निकलती नहीं है। लोगों को लगता है पहले बीकानेर जाते थे, तो आज भी कहां पर आ रहे हैं, बीकानेर। तो वो रूट लग जाता है पैरों के अंदर कि वहां तक आते रहते हैं। ये इस रूट हमारे खूब सारे, ये सारे लैंड रूट है। कैसे रूट है? अंग्रेजों ने कुछ ही नहीं किया, अंग्रेजों ने केवल और केवल इधर जो अपना वेस्टर्न कोस्ट है भारत का, उस पर एक बंदरगाह बनाया, बॉम्बे। क्या बनाया? हम बर्बाद हो गए। बॉम्बे बनाते ही हमारा व्यापारी खत्म हो गया, क्योंकि बॉम्बे से कराची पानी में 100 किलोमीटर नहीं है। तो भाई साहब रास्ते रास्ते क्यों जाना है, पानी पानी में सामान भेज देंगे और हम सिक्योरिटी दे देंगे आपको। और जैसे कराची उधर से डेवलप किया, अब आगे उनको ईरान जाना होता था, कराची से ईरान, अफगानिस्तान घुसना होता था कराची से, तो लैंड रूट पूरी तरीके से क्या कर दिए। एक बॉम्बे ने हमारे राजस्थान का पूरा व्यापार बर्बाद किया। अब अंग्रेज बड़े इंटेलिजेंट थे, अंग्रेज इस बात को जानते थे कि इतने सालों तक भारत का व्यापार राजस्थान वाले कंट्रोल कर रहे थे, तो राजस्थान के लोगों में बिजनेस का नॉलेज जो होता है वो तो है ना, कि वो अपने आप में टेंडेंसी तो कई सालों से रही है, तो वो अपने सेठ के पास है। और आपने ना, आप तो ये इधर दो जगह, एक तो नागौर, एक झुंझुनू सीकर के छोटे छोटे शहरों को देखो। आप नागौर में नावा, डीडवाना, मेड़ता, जायल, ये सारे आप कभी नोटिस करेंगे, नागौर के जितनी तहसीलें हैं वो सारी नागौर के बराबर है। नागौर छोटा लगता है, मेड़ता, मकराना, डीडवाना ये बड़े बड़े लगते हैं। ये का ये सेम आप झुंझुनू सीकर के अंदर देखेंगे, जितने बड़ा झुंझुनू है उतना ही बड़ा मंडावा, नवलगढ़, डूंडलोद, मलसीसर, बिसाऊ, कारण की मंडियां थी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपने कहीं और बना दिया, पर वो मंडियां थी। अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनेगा तो उसका और विस्तार होगा, झुंझुनू और फैल गया होगा, पर वो उनका महत्व भी पहले था किसी टाइम, तो बाद में भी महत्व पड़ा रहा। तो आपने अब जब छोटे छोटे सेंटर हैं, तो इन छोटे छोटे सेंटर पर सेठ भी तो होंगे, इधर से उधर सामान भेजने वाले, पाली, फलोदी, ये मालपुरा, ये सब बड़े बड़े सेंटर थे अपने, भीलवाड़ा। अब वो अंग्रेज अपने सेठों के पास आए और अपने सेठों को आगे कहा कि सेठ जी क्या हाल है। सेठ जी ने मरा दिया यार, तुमने उधर बॉम्बे बना दिया, हमारा तो बिजनेस खत्म हो गया। तो अंग्रेजों ने कहा तो आप बॉम्बे में दुकान खोल लो, दुकान ही तो है, कुचामन दुकान खोल के बैठे, बॉम्बे खोल लो। आपकी दुकान मालपुरे के अंदर है, दुकान कलकत्ता खोल लो, दुकान फलोदी के अंदर है, दुकान हमारे बेंगलोर खोल लो, आप मसूलीपट्टनम खोल लो। तो सेठ ने कहा ना ना देखो बाबली बात नहीं, ये जो दुकान लेके बैठा हूं ना, ये 7 पीढ़ियों से है, तो यहां तो इन्वेस्टमेंट कुछ करना ही नहीं था, दुकान पे जाके बैठना था। जब मैं बॉम्बे जाके दुकान खोलूंगा, रुपए कहां से आएंगे मेरे पास? तो अंग्रेजों का लोन देंगे। क्या दे देंगे? उनके बैंक आ गए थे, तो उनका लोन दे देंगे, तुम तो दुकान खोल लो। तो सेठ ने वापस कहा ये जो राजा है ना, ये मेरे को नहीं, मेरी 7 पीढ़ियों से मेरे को जानता है, इसलिए मेरे को सिक्योरिटी देता है, और मेरे कुछ भी हो जाए तो मैं इसको जाकर कह सकता हूँ भाई साहब टैक्स लेते हो, सिक्योरिटी कहां है? तुम्हें भाई जान न पहचान, मैं जानता नहीं तुम्हें, वहां मेरे को लूट मार कर ले तो अंग्रेजों का लिख के देते हैं पूरी सिक्योरिटी है, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं करेगा, जितना लगेगा हम दे देंगे तेरे को। उसने वापस कहा ये जो पड़ोसी है ना, ये ऊंट गाड़ी वाले, ये मेरा सामान इधर से उधर लेके जाते हैं, वहां बॉम्बे में कहां से भेजूंगा? अंग्रेजों का रेलगाड़ी। क्या लाएंगे? तो फाइनली अपने सेठ ने कहा कि डूब गए तो अपने डर ज्यादा वो होता है ना कि अरे इसमें नहीं हुआ तो, है ना, मैं ये काम करूंगा इसमें नहीं हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि इंश्योरेंस, बीमा आ गए थे उनके, तो हम तुम्हें इंश्योरेंस देंगे, हम तुम्हें लोन देंगे, हम तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन देंगे, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे। इसलिए अपने सारे सेठ चले गए अंग्रेजों के पास। कहां चले गए? इसलिए आज दिन तक आप नोटिस कर लीजिए, भारत में अंबानी अडानी को छोड़ के सारे सेठ राजस्थानी है। ये क्यों है? आज के थोड़ी है, 300 वर्षों से बैठे हैं, सारे के सारे अपने वाले हो रखे हैं एकदम। आप कलकत्ता के, बॉम्बे के, मद्रास के कोई बड़े बड़े सेठों के नाम देखिए आप, और वैसे ही आप तो अंबानी अडानी को छोड़ के भारत में और पैसे वालों का नाम सोचिए। आप कहोगे सर बजाज, आप कहोगे बिरला, आप कहोगे गोयनका, आप कहोगे पोदार, आप कहोगे पिरामल, आप कहोगे केडिया, ये सारे के सारे अपने हैं। एक भी कोई नहीं है जो दूसरी जगह से गया हो। तो मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी की थी पिरामल परिवार में, तो मैं हमेशा ही हंसता था कि यार अब मुकेश अंबानी अपने को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पिरामल झुंझुनू में बगड़ के हैं। झुंझुनू में एक छोटा सा गांव पड़ता है बगड़, आप कभी बगड़ जाइए, आप बगड़ उतरेंगे तब वहां आएगा पिरामल स्कूल,
पीरामल कॉलेज, पीरामल हॉस्पिटल, पीरामल पार्क, सब कुछ ही पीरामल का है, पूरा बगट डेवलप कर रखा है पीरामल ने। तो मैं हंसता था कि भाई मुकेश अंबानी की बेटी की शादी पीरामल परिवार में हुई है, भले पीरामल परिवार ज्यादा नहीं आता होगा बगड़, पर कभी झड़ूले उतारने तो आएंगे। वो हमेशा पितरजीत इधर वाले ही धोखेंगे यार, किधर जाएंगे झड़ूले, समझते हो? तो मैं कुछ ना कुछ तो रहेगा यार इधर। तो ज्यादातर पैसे वाले, अंग्रेजों की एक रिपोर्ट है कि गांधी जी के आंदोलन से राजस्थान के व्यापारियों को अलग कर दो। क्या है बताओ? राजस्थान के व्यापारियों को अलग, गांधी जी घर बैठ जाएंगे। आंदोलन के लिए रुपए चाहिए, रुपए सारे के सारे कौन दे रहे थे? 1905 के आसपास अंग्रेजों की एक और रिपोर्ट है, इलाहाबाद का गजट है 1902 के आसपास का, उसमें लिखा हुआ है यदि किसी को भारत में व्यापार करना है तो उसको राजस्थानी भाषा आनी चाहिए। यदि किसी को भारत में व्यापार करना तो उसको, इसका मतलब है कि सेठ सारे राजस्थानी है। तो अपने कहावत बन गई थी कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच गए मारवाड़ी, कि भाई पहले राजस्थान का मतलब मारवाड़ी होता था। आप गंगानगर के हो तो भी मारवाड़ी हो, आप जयपुर के हो तो भी मारवाड़ी हो, आप अलवर के हो तो भी मारवाड़ी हो, और आप बीकानेर के हो तो भी, सबको बोलते मारवाड़ी थे। इसलिए बाकायदा दिल्ली में मारवाड़ी पुस्तकालय है, कलकत्ता के अंदर मारवाड़ी बाजार है। वो तो मैं अपनी 2022 में बनारस एक मीटिंग में गया हुआ था, कोई सेठों का बहुत बड़ा सम्मेलन था, मारवाड़ी युवा मंच नाम करके सेठों का एक बड़ा सा बना हुआ है, उसमें एक सम्मेलन था। तो मैं उसमें कोई 5-7 मिनट का भाषण था मेरा, तो मैं भाषण देके नीचे उतरा तो कुछ लोग मेरे से मिलने के लिए आए। तो एक सेठ जी ने मेरे को आते ही कहा कि अरे यार तुम जो बोले थे ना, तुम मेरे को यार गांव याद दिला दिया यार, तुम बहुत अच्छा बोले, एकदम मेरे वाली बोली में बोले। कहाँ के हो तुम? तो मैंने कहा सेठ जी मैं तो बीकानेर का हूँ। सेठ जी आप कहाँ के हो? सेठ जी ने कहा मैं कुचामन का हूँ। नागौर में कुचामन है? तो मैं, सेठ जी बीकानेर नागौर टच में करते हैं, तो मेरी वाली बोली राप वाली बोली थोड़ी टच करती है, तो आपको याद आया होगा गाँव। तो पर सेठ जी अभी आप कहाँ रहते हो? तो उनका मैं गुवाहाटी रहता हूँ। तो सेठ जी गुवाहाटी आपका परिवार कब गया था? 1822। हम ये बात 2022 में कर रहे थे। सेठ जी का परिवार, आपने तो अभी तक ही गुवाहाटी नहीं गए। सेठ जी का परिवार 200 साल पहले चला गया। तो सेठ जी को मजाक आते, मैंने कहा सेठ जी अपने गुवाहाटी तक ही आगे चले गए? तो उन्होंने कहा भाई अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक तो अपने चले गए, है ना, और भारत सरकार अनुमति नहीं देती, वरना चीन में भी जोधपुर मिष्ठान भंडार खोले। यार व्यापार हमारे खून में था, जिन्स के अंदर था, हम व्यापार जानते थे। अब वो पूरा व्यापार हमारा ब्रिटिश इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया था। पर भाई वो भी बड़े हिम्मत वाले लोग थे कि यहां सेठों के पास बड़ी बड़ी हवेलियां थी। सेठ ने वो हवेली छोड़ी और कलकत्ता में जाके दुकान खोल ली। वो अपना यहाँ पे कोई उसकी कोठी बनी हुई थी वो छोड़ी और बॉम्बे में जाके दुकान खोल ली। कई साल तक सेठ वापस आए होंगे, आते होंगे जाते होंगे, आते होंगे जाते होंगे। यहां से कई सालों बाद उनका कलकत्ता में बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने इधर आना ही बंद कर दिया। तो इधर वाली उनकी जो हवेलियां और कोठियां थी उन पर अपने जैसे लोगों ने कब्जे कर लिए, और सेठ होने छुड़वाए भी नहीं। ये बात ठीक है, और कमाएंगे। फरी बो चरी बादो भूखो मरी, फरी बो चरी, जो फिरेगा वो चरेगा, बादो भूखो मरी, जो बंधा रहेगा वो मुर्जा। सेठों का विजन था, वो बहुत आगे का सोचते थे, बहुत बड़ा सोचते थे, इसलिए उन्होंने कमाई भी की। अपने सोचते इतना सा है, आते हैं आईएएस की तैयारी करने, फिर आते हैं आरएस पे, फिर सर पटवारी आ रखा है, एक बार ये दे लूं तो थोड़ा ठीक रहे। सेठ ने ये नहीं कहा कि मुझे चिड़ावा से वापस गांव जाना है, चिड़ावा से कलकत्ता गया सेठ, कलकत्ता न्यूयॉर्क गया। लक्ष्मी निवास मित्तल पूरी दुनिया का स्टील खरीदते हैं, चूरू के गांव के है। अखबार में पढ़ते साहब लक्ष्मी निवास मित्तल के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुलाकात की कि साहब स्टील कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो सारे के सारे, अभी बीच में ये विजय माल्या जब भाग गया था ना, तो विजय माल्या की जो प्रॉपर्टी थी वो सरकार ने सीज कर ली। अब सरकार तो क्या करे, सरकार उसको बेचेगी प्रॉपर्टी को, और बेच के जो रुपए आएंगे वो बांटेगी लोगों में, यही तो होगा भाई जो जो उससे प्रभावित है। तो विजय माल्या का गोवा के अंदर एक बंगला था, एकदम बीच के ऊपर बंगला। तो भाई कौन, तो किसी राजस्थानी ने खरीदा। तो विजय माल्या वाला बंगला जब बेचने की बात आई, भाई ये सरकार ने कहा बेचेंगे, तो सरकार ने उसकी रेट बहुत ज्यादा लगाई थी, बहुत ज्यादा रेट लगाई। तो इतनी रेट में तो कौन खरीदेगा। दूसरे दिन आया किसी ने खरीद लिया, वो राजस्थान का बंदा, और ऐसा बंदा इसको लोग जानते भी नहीं है। सेठ बैठा है, सेठ के पास खूब सारे रुपए हैं, सेठ को नाम करने की भी कोई आवश्यकता। रामनारायण राठी नाम करके सेठ है कलकत्ता में। अभी अपने बीजेपी सरकार जब ये राइजिंग राजस्थान में करवा रही, तो राइजिंग राजस्थान ही बता, तो सेठों से बातचीत कर, भाई इन्वेस्टमेंट कौन करेंगे, सेठ। तो सेठों से बातचीत करने के लिए गए होंगे। सेठ ने कहा होगा इन्वेस्टमेंट तो कर दें, पर हमारे गांव में लड़कियों के लिए कन्या वो स्कूल होना, सैनिक स्कूल होना चाहिए, लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल।
तो सरकार ने कहा भाई रुपए नहीं इतने हमारे पास, तो कैसे करें? सेठ ने कहा मैं दे दूंगा। 108 करोड़ रुपए दिए। बीकानेर में गांव है जयमलसर। सर जयमलसर में लड़कियों के लिए कन्या विद्यालय बनाना है, सॉरी सैनिक स्कूल बनाना है, कन्याओं के लिए सैनिक स्कूल बनाना है, उसके लिए जमीन, उसके लिए फंडिंग सारी हम दे देंगे, सरकार तो केवल चला ले। सेठ बेटा कलकत्ता, सेठ को आना भी नहीं है कभी, ना उसका परिवार कभी आएगा वापस गांव, पर सेठ का अपनी जड़ों से लगाव है। सेठ ने कहा दिए जाए साहब। यहां 108 देते ना, खाली 108 तो अड़ोस पड़ोस में 4 जगह बताते हैं चंदो दियो, इन दो 51 दिए थे, आबाद रुपया 100 दिया, करारो नोट काट के दियो अगला। मंदिर के नाम का चंदा दे तो भी 10 जगह यूं बताए जाते हैं, और यदि कोई यूं थोड़ा ज्यादा दे दे फिर तो भाई साहब अपने जीने नहीं देते आसपास में किसी को। सेठ कितना दे गया, और शायद शुरुआती कुछ राशि और लगेगी वो दिए जाएंगे। मैं हमारे बीकानेर में देखता हूं, पुराना हॉस्पिटल राजा के टाइम का बना था पीबीएम, उसके मॉडर्नाइजेशन का काम, उसमें कैंसर वाली यूनिट, वो सारी सेठों की बनाई हुई। तो सेठों का गजब योगदान है कई चीजों के अंदर। तो आपने तो क्या है अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं। भारत में क्या है, तब तक पैसे वालों को गालियां निकाली जाती है जब तक खुद ना कमा ले ना, जब तक हम गरीब है तब तक अमीरों को गालियां निकालते हैं ना, अपने पास आते हैं तब तो अपने फिर उस आ जाते हैं, फिर तो अपने क्यों करें। तो कई बार है ना भाई, मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में इतने 1000 करोड़ रुपए लगा दिए, किसको दिए उसने रुपए? टेंट वाले को, फूल वाले को, हलवाई को, वेटर को, वो एक रियाना को दे दियो थोड़ा ज्यादा वो वाले थोड़े से अलग हो गए, वो भाई अगला इतना कमाता, थोड़े बहुत रियाना पे उड़ा भी दिए, पर उसमें भी यार खुश होना चाहिए है कि इतनी बड़ी सिंगर थी, हमने बुला कागला हमने यार दुनिया की सबसे बड़ी सिंगर को लेडीज संगीत में नचाया है तो पर बाकी रुपए तो किसमें बंटे हैं? तो आएंगे तब तो बाकी लोगों में भी बंटेंगे। तो उसके आए तो भाई आम लोगों को भी तो खूब सारे रुपए आए। तो सेठों का यू इकोनॉमी के अंदर गजब योगदान था, और उसमें अपने राजस्थान वाले सेठों का तो खूब था, क्योंकि अपने को बिजनेस करना आता था। क्यों आता था? कि और कुछ था ही नहीं हमारे पास, खेती थी नहीं, उद्योग थे नहीं, तो कुछ करोगे। तो हमने व्यापार करना शुरू किया, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार करते रहते। हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज देखिए, उसमें हर्षद मेहता लास्ट में गिरफ्तार होता है, तो गिरफ्तार करवाने वाले राजस्थानी तो है केडियान, वो सारे अपने सिक्कर के ही तो है। इन्होंने तो बाद में गिरफ्तार करवाया। अपने वालों को ये सहन ही नहीं हो रहा था कि यार तुम आखिर बिजनेस करोगे और हमारे सामने आके बिजनेस करोगे। अभी वो एक एक्सपायर हो गए जो शेयर मार्केट के सबसे बड़े वो थे, भरत झुनझुनवाला, राकेश 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 झुनझुनवाला है ना। तो राकेश झुनझुनवाला की बीच में जो शेयर मार्केट के सबसे मोटे वो थे आदमी और भयंकर पैसे वाले, बीच में एक फोटो वायरल हुआ था। तो नरेंद्र मोदी से मिलके आए, व्हाइट कलर का शर्ट आप देखना, और शर्ट में ना यूं सड़ पड़े हुए, तो लिनन का वैसा शर्ट रहा होगा, तो इतना ऊंचा चढ़ावा। अगला प्रधानमंत्री से मिलने गया था, वो अपने को प्रधानमंत्री बुलाने तो 3 दिन प्रेस करे कि भाई इधर की उधर नहीं हो जाए कुछ ना कुछ, पर कोई असर नहीं उसने। यार मिलके आना था, आदमी महत्वपूर्ण होता है, कपड़े महत्वपूर्ण थोड़ी होते हैं। जब आदमी एक लेवल पे चला जाता है तब इस प्रकार की बातें कर सकता है कि नहीं यार ये महत्वपूर्ण नहीं होता, मैं महत्वपूर्ण, क्योंकि आज प्रधानमंत्री तेरे को बुला रहा है, इसका मतलब महत्वपूर्ण तो है। ये तो अपने बड़ी बात है। तो ये बॉम्बे बंदरगाह के बाद में अपने सारे व्यापारी किधर शिफ्ट हो गए थे?